हाय एवरीवन। अभी हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो अभी एग्ज़ाम होके गया था टर्म 1 का, उसका अभी हम लोग क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। तो अभी आज का क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था। कोई कोई क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग का ट्रिकी था, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हम लोग का किया था उधर पे बहुत ज़्यादा इजी था। और साथ ही साथ हम लोग का उधर पे जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो भी बहुत इजी था। न्यूमेरिकल जो हम लोग का आया था, अगर फॉर्मूला आपको मालूम है तो आप लोग इजीली जल्दी जल्दी उसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग बिना देर किए हुए अभी हम लोग देखते हैं एक एक करके सब क्वेश्चन को। तो फिर फर्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 1 इधर पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 को आप देख लीजिए। इन ए क्रिस्टल ऑफ एन आयोनिक कॉम्पाउंड, इधर पे लिखा हुआ है इन ए क्रिस्टल ऑफ एन आयोनिक कॉम्पाउंड द आयोन्स क्यू फॉर्म द सीसीपी लेटिस। आपको बोल रहे हैं कि हम लोग का जो क्यू है, क्यू हम लोग का क्या फॉर्म कर रहा है, सीसीपी लेटिस फॉर्म कर रहा है बोल के बोल रहे हैं। एंड पी ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड, और उसमें हम लोग का क्या है, पी प्रेजेंट है। और पी हम लोग का कहाँ पे प्रेजेंट है, जितना भी टेट्राहेड्रल वॉइड है उधर पे हम लोग का कौन प्रेजेंट होगा, पी उधर पे प्रेजेंट होगा। और उसके बाद आपको पूछा है द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्पाउंड। सो फॉर्मूला ऑफ कॉम्पाउंड निकालने के लिए हम लोग को पी और क्यू का रेशियो निकालना पड़ेगा। पी और क्यू का कितना रेशियो होता है उसको निकालना है। सो पी क्यू का अगर रेशियो निकालने में इसको सॉल्व किया था, आप लोग देख लीजिए। सो मैं इधर पे बोला था कि क्यू हम लोग का क्या फॉर्म करे, उधर पे लेटिस फॉर्म करे। सो मैं इधर पे क्यू का नंबर को एन एज्यूम किया। सो पी हम लोग का कहाँ पे प्रेजेंट था, जितना भी टेट्राहेड्रल वॉइड है। सो टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग का कितना होता है, डबल होता है। सो ट्वाइस एन लिखा। सो रेशियो हम लोग का बहुत सिंपल होगा, क्यू हम लोग का 1 हो जाएगा और पी हम लोग का कितना होगा 2। सो अगर हम लोग लिखेंगे इसका क्या हो जाएगा Q1 P2। और फॉर्मूला आप लोग क्या लिख सकते हैं इसका, नहीं तो P2Q लिख सकते हैं। सो मेरा कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा इधर पे, ऑप्शन बी। सो P2Q ये हम लोग का ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख लीजिए इधर पे। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विल कॉज, अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एक्वस सॉल्यूशन का तब क्या होगा। सो टेम्परेचर से रिलेटेड हम लोग का कौन होता है, मोलारिटी होता है। मोलारिटी तो हम लोग का टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, मोलारिटी हम लोग का टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। और मोलारिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर आप जितना बढ़ाए कमाए हम लोग का मोलारिटी के साथ कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि मोलारिटी पे हम लोग का मास आता है और मोलारिटी पे हम लोग का क्या आता है, उधर पे टेम्परेचर आता है। और हम लोग को मालूम है मोलारिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूम। क्योंकि आपको मालूम है मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या होता था, वॉल्यूम। सो मोलारिटी और वॉल्यूम हम लोग का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो फिर हम लोग का उसका मोलारिटी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। सो अभी आप लोग देखिए इधर पे आपको बोला है कि हम लोग का एक्वस सॉल्यूशन का हम लोग क्या कर रहे थे, उधर पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे। सो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे सो हम लोग का उधर पे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो फिर मोलारिटी उसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा इधर पे, डिक्रीज इन मोलारिटी। सो ये ऑप्शन बी हम लोग का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के केस में हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा, इधर पे देखिए आपका एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग हमेशा क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है, इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन और अगर लेस देन होगा तब तो वो मेरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। सो डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, ये ऑप्शन सही होगा। सो ऑप्शन ए हम लोग का इधर पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है इधर पे, 2-bromo-2-methyl propane is allowed to react with alcoholic KOH solution। सो एल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन जब भी देते हैं उधर पे हम लोग का क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। सो अभी हम लोग देखते हैं उधर पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो हम लोग के पास उधर पे मैं इसको ऑलरेडी मैं एक बार करके देखा था, आप लोग देख लीजिए इधर पे मेरे पास क्या बोला था, 2-bromo-2-methyl propane। सो 2-bromo-2-methyl propane का स्ट्रक्चर क्या होगा, हम लोग के पास 3 क्या होगा, कार्बन होगा। 3 कार्बन मतलब हम लोग का प्रोपेन होगा। और उसके बाद 2 पे हम लोग के पास क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप। और 2 पे ही हम लोग के पास क्या होगा, Br। अभी हम लोग को मालूम है अगर हम लोग एल्कोहलिक KOH लेंगे सो एल्कोहलिक KOH से हम लोग का OH माइनस बनेगा। और OH माइनस हम लोग का उधर पे एज ए बेस उधर पे काम करेगा। सो बेस का काम है H प्लस को लेके जाना। सो CH3 से कहीं से भी एक हाइड्रोजन को वो क्या करेगा, उधर पे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और उसका जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो दोनों हम लोग का इधर पे मूव करके जाएगा। सो इस पोजीशन पे हम लोग का डबल बॉन्ड आएगा और ये Br हम लोग का बाहर निकल के जाएगा। सो मेरा इधर पे ऑप्शन कौन सा वाला होगा, देखिए तो ये ऑप्शन डी वाला सही होगा, क्योंकि हम लोग के पास इधर पे डबल बॉन्ड था और साथ ही साथ हम लोग के पास इधर पे क्या हो गया, Br हम लोग का निकल के चला गया इस कार्बन से। सो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन डी इधर पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन शोन बिलो। सो मैं इधर पे एल्कोहल अगर लूँगा
उसको HI के साथ अगर रिएक्ट करूँगा, HI हम लोग का एक एसिड है, HI हम लोग का डिसोसिएट होकर आपको H प्लस और क्या बना के देगा I माइनस। सो ये H प्लस जाके इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है उसके साथ जाके वो अटैच हो जाएगा। सो हम लोग का इधर पे क्या फॉर्म होगा OH2, और इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन लॉस है, सो ऑक्सीजन के ऊपर पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो मेरा कौन सा वाला ऑप्शन इधर पे है, ये मेरा ऑप्शन नंबर ए है। सो ये ऑप्शन ए हम लोग का क्या होगा इधर पे करेक्ट होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, CH3 CH2 OH2 हम लोग का उधर पे फॉर्म होगा। नेक्स्ट स्टेप पे I माइनस आके क्या करेगा, हम लोग का वाटर को बाहर निकाल लेगा। सो इसका मैं मैकेनिज्म भी ऐसे लिख के रखा हूँ इधर पे, आप लोग देख सकते हैं बाद में पोस्ट करके। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको बोला है ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज बाय Br2 वाटर टू गिव। हम लोग को मालूम है ब्रोमीन वाटर मेरा क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग का क्या करते हैं, हम लोग के पास जो एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड वाला ग्रुप को वो क्या करेगा, एल्डिहाइड वाला जो ग्रुप होगा उसको वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। सो एल्डिहाइड को वो खाली ऑक्सीडाइज करता है। तो फिर हम लोग के पास क्या बनेगा, ये जो ग्लूकोज का जो ऊपर वाला जो CHO वाला ग्रुप होता है उसको वो ऑक्सीडाइज करके हम लोग को क्या बना के देगा उधर पे COOH। सो देखिए आप इधर पे हम लोग का ग्लूकोज का जो उधर पे एल्कोहल वाला पार्ट था, जो हम लोग के पास उधर पे CHO वाला पार्ट था, उसको वो ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया COH। सो हम लोग का इधर पे क्या बनेगा ग्लूकोनिक एसिड, इसका नाम क्या होता है ग्लूकोनिक एसिड। सो हम लोग का ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, सबसे बड़ा हम लोग का बॉन्ड एंगल कहाँ पे होगा पूछ रहे हैं। हम लोग का ऑप्शन है NH3 वाटर, फिर PH3 और है हम लोग का एमोनियम आयन। सो NH3 का हम लोग को बॉन्ड एंगल हम लोग को मालूम है उसका कितना होता है 106.8, और फिर हम लोग का वाटर पे हम लोग का कितना होता है 104.5 डिग्री। वाटर पे हम लोग का जो बॉन्ड एंगल होता है इट इज़ 104.5, क्योंकि इधर पे दो लोन पेयर होता है, दोनों लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इन टर्न हम लोग का क्या होगा बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होता था। नॉर्मल हम लोग का बॉन्ड एंगल कितना होता था 109.5। सो 109.5 से ये मेरा डिक्रीज हो जाएगा 104.5। एमोनिया का केस पे भी सेम है, एमोनिया का केस पे भी वो जो लोन पेयर है, लोन पेयर रिपेल करते हैं, उसके लिए उसका बॉन्ड एंगल हम लोग का 109.5 नहीं होते 106.8 होता है। और फिर अभी अगर हम लोग देखेंगे PH3 पे, PH3 का हम लोग का बॉन्ड एंगल बहुत कम हुआ। उसका रीज़न क्या है, हम लोग का जो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन वाला जो बोन्स है वो मेरा क्या होता है, बहुत बोन्स हम लोग का बहुत क्या होता है उधर पे बहुत हम लोग का स्ट्रेंथन होता है, मतलब बहुत दूर दूर पे हम लोग का फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उधर पे लोकेलाइज होके रहते हैं। सो हम लोग का फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का अगर इधर पे बॉन्ड लेंथ अगर बहुत ज़्यादा होगा, सो इधर पे हम लोग के पास क्या होता है, ये रिपल्सन्स हम लोग का क्या होगा बहुत मिनिमम, ये रिपल्सन्स हम लोग का बहुत मिनिमम होता है। और मिनिमम होने के कारण हम लोग का क्या होगा उधर पे बॉन्ड एंगल हम लोग का उसका छोटा हो जाता है। सो उसका बॉन्ड एंगल अराउंड 93.5 होता है। अभी बच्चा हम लोग के पास एमोनियम आयन। सो एमोनियम आयन पे हम लोग का क्या होगा उधर पे देखिए तो रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि रेगुलर टेट्राहेड्रल क्यों हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक भी हम लोग का इधर पे लोन पेयर नहीं है। और अगर लोन पेयर नहीं होगा सो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री, व्हिच इज़ हाईएस्ट। सो हम लोग का सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एंगल कहाँ पे होगा इधर पे एमोनियम आयन पे, एमोनियम आयन पे। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट हायर देन +2। +2 से ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट कौन शो नहीं करते हम लोग को इधर पे पूछ रहे हैं। सो ऑक्सीजन ही हम लोग का क्या होता है वो +2 से ज़्यादा नहीं दिखाता है, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग को मालूम है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना नहीं चाहते हैं। सो +2 वो दिखा सकते हैं कभी कभी, लेकिन उससे ज़्यादा वो कभी भी हम लोग को नहीं दिखाएगा। सो इधर पे ऑप्शन मेरा कौन सा होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोलिकुलर सॉलिड। सो मोलिकुलर सॉलिड पे इधर पे आपको क्या क्या दे के रखा है, एक तो KCl। KCl तो हम लोग का आयोनिक सॉलिड होता है, क्योंकि उधर पे K+ और Cl- होता है। फिर SiO2 हम लोग के पास उधर पे क्या होगा मोलिकुलर सॉलिड होगा, मोलिकुलर सॉलिड होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। SiO2 हम लोग का क्या होता है मोलिकुलर सॉलिड। कॉपर तो हम लोग का मेटेलिक सॉलिड होता है, और फिर आर्गन तो हम लोग का नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड होता है। सो SiO2 हम लोग के पास क्या होगा इधर पे मोलिकुलर सॉलिड। Ar2 हम लोग का उधर पे क्या होता है एटॉमिक फॉर्म पे रहता है, इसलिए उसको हम लोग मोलिकुलर सॉलिड नहीं बोलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए इधर पे। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स एंड प्रोटीन व्हिच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज। हम लोग को मालूम है अगर हम लोग का पॉलीमर्स होते हैं, जो पॉलीमर्स होता है उसका मास बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो मास हाई के लिए हम लोग कौन सा वाला उधर पे यूज़ करते हैं, हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो हम लोग का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करते हैं। सो याद कर लीजिए हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर इधर पे क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 पे आपको क्या दे के रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज ए कायरल इन नेचर। अभी हम लोग को मालूम है कायरलिटी अगर ढूंढना है तो फिर हम लोग को एसिमेट्रिक कार्बन ढूंढना है, या फिर हम लोग को कायरल सेंटर ढूंढना है। मतलब कार्बन के साथ जो डिफाइंड वैलेंसीज होगा वो मेरा क्या होगा उधर पे
वो अलग अलग होगा, जो उधर पे वैलेंसीज होगा वो मेरा क्या होगा, अलग होगा। अलग अलग ग्रुप्स या फिर एटॉम्स अगर अटैच होकर रहेगा कार्बन के साथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो कायरल सेंटर होता है, कायरल कार्बन होता है, और वो मेरा क्या होगा, कायरल नेचर का भी होता है, कायरल नेचर का भी होता है। तो फिर आप लोग देख लीजिए इधर पे कौन सा ऑप्शन है। मैं अगर ये ऑप्शन बी को देखूंगा, इधर पे देखिए आपका कार्बन का एक साइड पे Br है, एक साइड पे हाइड्रोजन है, एक साइड पे CH3 है, और एक साइड पे क्या था, C2H5 था। सो ऑल द ग्रुप्स आर डिफरेंट, देयरफॉर दिस विल बी योर कायरल मॉलिक्यूल। ये मेरे पास क्या होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। द रिएक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल को अगर हम लोग CHCl3 एक्वस NaOH के साथ अगर रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव, मतलब अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे। सो ये बहुत सिंपल सा एक हम लोगों को मालूम है, ये एक नेम रिएक्शन है, रेमर टाइमन रिएक्शन। सो इसका ऑप्शन मेरा कहाँ पे होगा, रेमर टाइमन रिएक्शन जहाँ पे लिखा हुआ है वही होगा। सो ऑप्शन ए, रेमर टाइमन रिएक्शन। हम लोग के पास इधर पे क्या बनता था, सेलिसाइल एल्डिहाइड बनता था, इसको हम लोग सेलिसाइल एल्डिहाइड बोलते हैं, सेलिसाइल एल्डिहाइड। सो ये ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइब्रस प्रोटीन। सो फाइब्रस प्रोटीन इधर पे हम लोग के पास दिखा हुआ है केराटिन। केराटिन हम लोग का फाइब्रस प्रोटीन होता है, जो हम लोग का हेयर्स में प्रेजेंट होता है। सो केराटिन इज योर फाइब्रस प्रोटीन। नेक्स्ट, द एसिडिक स्ट्रेंथ, क्वेश्चन नंबर 14, द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ HCl, HCl, HBr, HI इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर कहाँ पे होगा। सो जितना ज़्यादा हम लोग का बोन लेंथ ज़्यादा, उतना उसका क्या होगा, मेरा बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी कम, और इजीली H+ निकल के जा सकता है। सो HI का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, उसके बाद HF। सो ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 पे आपको दिया है which is not correct about concentrated H2SO4। सो क्या क्या लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हाँ ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं हम लोग का H2SO4। फिर नेक्स्ट पे आपको बोला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, ये हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। फिर हम लोग के पास इधर पे ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है Ka2 इज ग्रेटर देन Ka1, मतलब हम लोग का जो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट होता है एसिड का, वो हम लोग का क्या होगा, जो सेकेंड जो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट होता है, इट इज ग्रेटर देन Ka1। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ये हम लोग का H2SO4 के केस पे ये उल्टा बोल दिया आपको। देखिए तो अगर हम लोग देखेंगे, मैं इधर पे लिख के रखा हूँ, H2SO4 को अगर हम लोग डिसोसिएट करने के लिए जाएंगे फर्स्ट पे H+ और क्या बनेगा उधर पे HSO4- फर्स्ट स्टेप पे, और इधर पे ये मेरा इजीली डिसोसिएट हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप उसको डिसोसिएट करने के लिए जाएंगे Ka2 दिखेंगे, उधर से हम लोग का जो ये हाइड्रोजन था वो हम लोग का बाहर हो जाएगा, और बाहर होके आपको SO4 इधर पे बना के देगा। सो इधर पे हम लोग का ये हाइड्रोजन निकालने के लिए बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए हम लोग के पास उधर पे HSO4 पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। सो निगेटिव चार्ज से आप ना H+ इजीली नहीं निकाल सकते। सो इधर पे आपका जो Ka2 का जो वैल्यू होगा वो मेरा क्या होगा, कम होगा, Ka2 का वैल्यू कम होगा। लेकिन Ka1 का जो वैल्यू होता है वो मेरा क्या होता है, बहुत हाई होता है कंपेयर टू Ka2। सो इधर पे ये उल्टा करके दिया है। सो ये ऑप्शन मेरा क्या होगा, गलत होगा। सो आप ऑप्शन सी को इधर पे टिक करना पड़ेगा। फिर लास्ट पे डी ऑप्शन पे था, इट फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ सोल। हाँ ये ठीक है, हम लोग का HSO4 का भी हम माइनस का भी एक सोल बनेगा, SO4 2- का भी एक सोल बनेगा, 2 सीरीज बनेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। प्योर वाटर बॉइल्स एट 373.15 केल्विन एंड नाइट्रिक एसिड बॉइल्स एट 359.15 Kelvin, and azeotropic mixture of water and HNO3 boils at 393.56 Kelvin. Distilling the azeotropic mixture will cause, हम लोग को मालूम है एजियोट्रोपिक मिक्सचर मतलब क्या होता है, जिसका जो वेपर फेज होगा और जो हम लोग का लिक्विड फेज होगा, लिक्विड फेज और साथ ही साथ जो वेपर फेज है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग का क्या होता है, जो दोनों का हम लोग का कॉम्पोजिशन वेपर और मेरा लिक्विड फेज का दोनों का क्या होगा, सेम होगा, दोनों का उधर पे कॉम्पोजिशन सेम होगा। तो फिर आप लोगों को मालूम है हम लोग का उसका क्या होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट दोनों का हम लोग का सेम होगा। और आप उसको अगर डिस्टिल करने के लिए जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपका दोनों कंपोनेंट एक ही साथ हम लोग का उधर पे क्या होगा, सेम कंपोजिशन के साथ उधर पे प्रेजेंट होते रहेगा। सो इधर पे ऑप्शन डी मेरा सही है, ऑप्शन डी मेरा सही होगा। बोथ ऑफ देम टू डिस्टिल ओवर इन द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ द मिक्सचर बीइंग डिस्टिल, देम टू डिस्टिल ओवर द सेम कंपोजिशन। सेम कंपोजिशन पे वो क्या होगा, डिस्टिल होगा, दोनों का कंपोजिशन सेम होगा। हम लोग के पास दोनों जो कंपोनेंट होगा वो दोनों हम लोग का क्या होगा, एक साथ में बॉयल होगा। सो उसका कंपोजिशन हम लोग का सेम उधर पे प्रेजेंट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। इधर पे ए 5% बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास आपको देख के रखा था ग्लूकोज का, इज आइसोटोनिक विथ 1% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्स। द मोलर मास ऑफ एक्स इज, आपको एक्स का मोलर मास पूछ रहे हैं। सो इधर पे आप क्या करेंगे, आप लोगों को इधर पे ना हम लोग का जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला टर्म है उसको लगाना है। आपको बोला आइसोटोनिक है, सो आपका क्या होगा, दोनों सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, उधर पे ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू सेम होगा। उधर से आपका C1
RT का वैल्यू क्या होगा, C2RT के बराबर होगा। RT कांस्टेंट होता है, सो इधर से हम लोग का C1 इज इक्वल टू क्या होगा, C2। सो C1 के जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, इधर पे हम लोग का NB1 लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ B1 डिवाइडेड बाई इधर पे क्या होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा मोल्स ऑफ B2 डिवाइड बाई क्या होगा इधर पे V। सो हम लोग का इधर पे क्या है NB1 इज इक्वल टू क्या होगा इधर पे NB2। सो इधर पे NB1 NB2 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उधर पे हम लोग का NB1 NB2 से आपको क्या मिलेगा, NB1 NB2 से आपको क्या मिलेगा, उधर पे हम लोग का NB1 इज इक्वल टू NB2 था हम लोग के पास, और उससे आपको क्या मिल जाएगा हम लोग का WB/MB1 WB1/MB1 इज इक्वल टू WB2/MB2 ये रिलेशन मिलेगा आपको। और आपको WB उधर पे हम लोग का गिवन है, MB गिवन है, MB1 गिवन है, MB1 गिवन था, फिर आपको इधर पे WB2 भी गिवन था, क्योंकि आपको मास परसेंटेज दे के रखा था। मास परसेंटेज से आपको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। मतलब अगर 1% आपको बोल रहा है, सो उधर पे आपका WB2 गिवन मास कितना हो जाएगा, उधर पे 1 ग्राम हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। फिर आपको MB2 निकालना था, सो 5% से आपको इधर पे 5 ग्राम मिल जाएगा। MB1 का वैल्यू हम लोग के पास उधर पे दे के रखा था, मोलिकुलर मास ऑफ B दे के रखा था, उधर पे कितना था 180 था बोल के बोला। सो आप इसको अगर सोल्व करने के लिए जाएंगे, WB/MB इज इक्वल टू WB/M1 इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा इधर पे x इज इक्वल टू 36। सो ऑप्शन मेरा कौन सा A इज सही है, A वाला सही होगा, 36 ग्राम पर मोल। आप लोग सोल्व करके देखिए, इधर पे आप ये पॉज करके भी आप निकाल सकते हैं, मैं इधर पे सोल्व करके रखा था ये वाला पोर्शन, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। एन SN1 रिएक्शन ऑफ एन एनांशियोमेरिकली प्योर कायरल एल्काइल हैलाइड गिव्स ए प्रोडक्ट। SN1 रिएक्शन पे हम लोग का क्या होता था, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता था उधर पे रेसिमाइजेशन होता था, और आपका SN2 पे क्या होता था इन्वर्सन। सो हम लोग को रेसिमाइजेशन वाला ऑप्शन ढूंढना है। सो इधर पे लिखा हुआ है ऑप्शन C पे रेसिमाइजेशन लिखा हुआ है, सो ऑप्शन C मेरा क्या होगा उधर पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देखिए इधर पे, इन द फॉलोइंग रिएक्शन PHCH डबल बॉन्ड CH2 इज इक्वल टू B2H6 H2O2 OH माइनस वेयर पीएच इज फिनाइल। इधर पे हम लोग का क्या है, फिनाइल है। सो आप लोग का इधर पे क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पे आपका क्या होता था उधर पे, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। और साथ ही साथ हम लोग का इधर पे क्या होता था, एंटी मार्कोव रूल फॉलो होता था, एंटी मार्कोव रूल हम लोग का इधर पे फॉलो होता था। सो आपको इधर पे वाटर ऐड करना है, वाटर पे 2 पार्ट था, H+ और OH माइनस। आपको इधर पे एंटी मार्कोव रूल लगा के इन दोनों को क्या करना है, डबल बॉन्ड का साइड पे आपको ज्वाइन करना है। सो आपका H+ जाके कहाँ पे अटैच होगा, एंटी मार्कोव पे, जहाँ पे हम लोग का लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो H+ जाके इधर पे आके अटैच होगा, और आपका जो OH माइनस है वो जाके कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ पे हम लोग का मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। सो इधर पे इस कार्बन के साथ जाके मेरा OH माइनस जाके जुड़ जाएगा। सो आपका कौन सा वाला ऑप्शन इधर पे सही होगा, देखिए तो इधर पे हम लोग का ऑप्शन B वाला सही होगा। PHCH2 बनेगा, और इधर पे CH2 के साथ जाके OH जाके हम लोग का अटैच हो जाएगा। सो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे आपके पास क्या देके रखा है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज आर। मेरा अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज दोनों का स्ट्रक्चर में इधर पे बना के रखा था। सो ये अल्फा वाला था और ये मेरा बीटा वाला था। और हम लोग को मालूम है, अगर हम लोग का एक ही कार्बन पे अगर क्या होगा, हम लोग का क्या होगा, उधर पे ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा ग्रुप्स का, और बाकी सब सेम अगर होगा उसको हम लोग एनोमर्स बोलते हैं। जैसे कि आप अगर देखेंगे इन दोनों का हम लोग का, इस कार्बन का ही क्या है, कार्बन नंबर जो 1 था उस पर ही हम लोग का क्या है, उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट है ग्रुप्स का, बाकी सब सिमिलर है। सो इसको हम लोग एनोमर्स बोलेंगे। सो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एनोमर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। फ्लोरीन डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू। फ्लोरीन हम लोग का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है, बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है, ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस सेल। डी ऑर्बिटल नहीं है प्रेजेंट, सो उसका हम लोग का क्या होगा, वैलेंस सेल पे वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रख सकता है। सो इधर पे हम लोग का कौन सा वाला ऑप्शन होगा, ए वाला ऑप्शन होगा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस सेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या देखे रखा है, द फॉर्मेशन ऑफ O2 प्लस PTF6 माइनस इज द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जेनॉन फ्लोराइड। दिस इज बिकॉज जेनॉन फ्लोराइड का कंपाउंड हम लोग का उधर पे बार्टलेट मेथड से हम लोग का क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था। सो बार्टलेट ने जब डिस्कवरी किया था उस टाइम पे वो क्या कंपेयर किया था, हम लोग का ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन और फिर हम लोग का जो जेनॉन है, उन दोनों का आयनेशन एंथैल्पी का वैल्यू क्या था उधर पे, नियरली सेम था, इसलिए वो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके देख रहा था। सो इधर पे ऑप्शन सी वाला सही होगा, O2 एंड जेनॉन हैव कंपेरेबल आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, ये वाला ऑप्शन सही होगा इधर पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23।
Chlorobenzene react with Cl2 in the presence of FeCl3 giving ortho and para chloro compound. The reaction is, ये हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर आप लोग देखेंगे Cl2 से हम लोग का क्या बनता था, उधर पे Cl प्लस और Cl माइनस जाके वो FeCl3 के साथ बाइंड होता था, FeCl4 माइनस फॉर्म होता था। सो इधर पे क्लोरो और डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स फॉर्म होता था, एक ऑर्थो और एक पैरा। सो पैरा वाला ज़्यादा हम लोग का क्या होता था, फॉर्म होता था। सो दिस इज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ऑप्शन मेरा कौन सा वाला होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथानॉल बिकॉज, क्योंकि हम लोग का फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर आप लोग देखेंगे ये मैं फिनॉल बना के रखा था, ये मेरे पास फिनॉल था और मेरे पास इधर पे इथानॉल था। मैं अगर फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस बना के देखूंगा, ये मेरा ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि फिनॉल का अगर कॉन्जुगेट बेस बनेंगे उधर पे हम लोग के पास क्या होता है, जो फिनॉक्साइड आयन फॉर्म होता है दिस इज स्टेबिलाइज बाय रेजोनेंस, वो मेरा रेजोनेंस से क्या होता है, स्टेबिलाइज होता है, और उसके कारण हम लोग का क्या होगा, इधर पे फिनॉल का एसिडिटी ज़्यादा होगा कंपेयर टू इथानॉल। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड के लिए कौन सा ऑप्शन मेरा इधर पे गलत है वो पूछ रहे हैं। सो नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं। सो एमोर्फस सॉलिड मेरा क्या होगा, उधर पे आइसोट्रोपिक होता है, आइसोट्रोपिक, और क्रिस्टलाइन सॉलिड मेरा क्या होता है, एन आइसोट्रोपिक होता है। सो इधर पे लिख के रखा है कि एमोर्फस सॉलिड मेरा एन आइसोट्रोपिक है बोल के लिख के रखा है। सो एमोर्फस सॉलिड तो आइसोट्रोपिक होता है, मतलब अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन पे उसका अगर कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर मेजर करने के लिए जाएंगे, आपको वैल्यूज़ क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते थे, आइसोट्रोपिक, और ये एमोर्फस सॉलिड का हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक था। सो इधर पे आपको लिख के रखा है एमोर्फस सॉलिड एन आइसोट्रोपिक है बोल के। सो ऑप्शन ए मेरा इधर पे क्या होगा, करेक्ट होगा इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 26 पे क्या लिख के रखा है, एन एलिमेंट विथ मोलर मास दे के रखा है 96 ग्राम पर मोल, मोलर मास दे के रखा है, कैपिटल एम दे के रखा है आपको 96 ग्राम पर मोल। फॉर्म से क्यूबिक यूनिट सेल बना रहे बोल के बोला है, विथ एज लेंथ 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एज लेंथ दे के रखा है, एज लेंथ ए आपको दे के रखा है 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इफ डेंसिटी इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी भी आपको दे के रखा है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दोनों सेंटीमीटर पे दे के रखा है एज लेंथ और डेंसिटी, तो हम लोग को कन्वर्सन नहीं करने से भी हो जाएगा। द नेचर ऑफ यूनिट सेल इज, सो आपको इधर पे नेचर ऑफ यूनिट सेल पूछ रहे हैं, मतलब आपको जेड कैलकुलेट करने। सो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी इज इक्वल टू था जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। सो इधर से आपको जेड निकालना है, बाकी सब गिवन है, डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा इधर पे एम। सो ये सब वैल्यूज़ को अगर आप पुट करेंगे, मैं सोल्व किया था, मुझे सोल्व करके क्या मिला था, 1 मिला था। सो इसका वैल्यू मेरा अगर 1 मिल रहा है, सो वो मेरा कौन सा वाला टाइप ऑफ यूनिट सेल होगा, वो सिंपल क्यूबिक होगा, क्योंकि सिंपल क्यूबिक पे हम लोग का क्या होता था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 1 होता था। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाज डिजोल्व इन 50 ml ऑफ वाटर, इट गेव बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.52 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टीवी का वैल्यू आपको देके रखा है, और फिर आपको मास ऑफ सोल्यूट देके रखा है 2.5 ग्राम, और फिर आपको मास ऑफ सॉल्वेंट तो नहीं दिया, आपको वॉल्यूम देके रखा है। आपको एज्यूम करना पड़ेगा इधर पे डेंसिटी 1 है, डेंसिटी 1 है, आपको एज्यूम करना पड़ेगा, तब आपका मास और मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो 50 ml को आपको 50 mg पकड़ लेना है, 50 ml को 50 mg पकड़ लेना है। सो इट गेव बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इतना हम लोग को दिया था 0.52 डिग्री सेल्सियस। द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट पूछ रहे। सो इधर पे आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का आपको क्या निकालना है, उधर पे फॉर्मूला को आपको यूज़ करना है। सो मैं इधर पे कैलकुलेट किया था, आपको दिखा देता हूँ। सो इधर पे मास ऑफ सोल्यूट देके रखा था 2.5 ग्राम, वॉल्यूम आपको 50 ml लिया था, अपना मास को 50 ग्राम पकड़ लीजिए, एज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1। सो मैं इधर पे 50 डिवाइड बाय अगर 1000 कर लूँगा, सो उसका मेरा मास कितना हो जाएगा इन केजी, 0.05 kg। सो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना हो जाएगा, 0.05। सो डेल्टा टीबी का वैल्यू देके रखा था 0.52, आपको अभी एम बी कैलकुलेट करना है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा, के बी इंटू एम, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का हम लोग का क्या था एक्सप्रेशन। सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होगा, के बी इंटू मोलालिटी के जगह पे मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ऊपर पे मोल्स ऑफ सोल्यूट के जगह पे आप लोग डब्ल्यू बी बाई एम बी लिखेंगे, नीचे पे क्या होगा, डब्ल्यू ए होगा। फिर नेक्स्ट पे अगर हम लोग को इधर पे एम बी को मैं अगर क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, एम बी इस साइड पे आ जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी नीचे में डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी बी होगा। सो के बी का वैल्यू कितना होगा 0.52, और हम लोग का ऊपर पे डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5 ग्राम देके रखा था। डब्ल्यू ए का वैल्यू आपको 0.05 मिला था इन केजी अगर आप कन्वर्ट करेंगे। फिर डेल्टा टीबी का वैल्यू 0.52 मिला था। सो सोल्व अगर करेंगे हम लोग इसको, हम लोग को वैल्यू कितना मिलेगा, अराउंड 50 ग्राम मिलेगा। सो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, देख लीजिए इधर पे 50 ग्राम कहाँ पे लिख के रखे हैं हम लोग का, ऑप्शन बी पे लिख के रखे। सो ऑप्शन बी इज योर
करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज ऑन हीटिंग एमोनियम डाइक्रोमेट। एमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम लोग हीट करेंगे नाइट्रोजन गैस बनता था, ये हम लोग का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस था। सो मैं रिएक्शन को लिख के रखा हूँ, एमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम लोग हीट करेंगे क्रोमियम ऑक्साइड फिर वाटर और फिर नाइट्रोजन गैस हम लोग का रिलीज होता था। सो इधर पे ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, N2 हम लोग का रिलीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ऑन each reaction with water and alkalis the behavior of SO2 is very similar to that of which gas। हम लोग का SO2 का जो बिहेवियर होता है वो किसके जैसा होता है पूछ रहे हैं आपको। सो SO2 को अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं हम लोग को H2SO3 हम लोग को सल्फ्यूरस एसिड मिलता है। अगर हम लोग SO2 को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं हम लोग को सोडियम सल्फेट और क्या मिलता है, वाटर। सिमिलरली अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को अगर वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेंगे आपको कार्बोनिक एसिड मिलेगा H2CO3, और CO2 को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे आपको उधर पे क्या मिल जाएगा, आपको उधर पे सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। सो ये दोनों रिएक्शंस हम लोग का सिमिलर है वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये पी ब्लॉक पे लिख के भी रखा है। सो आपको इधर पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी मेरा क्या होगा उधर पे सही होगा। एक बात है हम लोग का पी ब्लॉक पे कहीं से भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, आपको कोई भी लाइन से आपको क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। सो पी ब्लॉक के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, पी ब्लॉक के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, और स्पेशली हम लोग का 17 और 18 वाला ग्रुप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं हम लोग 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 पे क्या लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हम लोग का हेलोएन्स बहुत कम दिखाता था, हेलोएन्स बहुत कम दिखाता था, लेकिन अगर आप उधर पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा देंगे उधर पे हम लोग का उसका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है वो थोड़ा सा क्या होता था, नॉर्मलाइज होता था। सो जहाँ पे हम लोग के पास क्या होगा उधर पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होकर रहेगा जिस हेलोएरिन पे, उसका हम लोग का क्या होगा उधर पे रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। सो इधर पे NO2 अटैच है हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन में। सो ये ऑप्शन हम लोग का क्या होगा सही होगा, क्योंकि NO2 हम लोग का क्या होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। वेयर जाकि अभी अगर बाकी सब अगर ऑप्शंस देखेंगे इधर पे हम लोग का CH3 है, CH3 हम लोग का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। सो इधर पे भी CH3 अटैच है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। सो इसका तो हम लोग का कम होगा इधर पे, लेकिन आपका NO2 अटैच है जिसका नेचर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। सो उसका हम लोग का क्या होगा रेट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सो नेम रिएक्शन बहुत आपको मिला है, रेमर टाइमन मिला, अभी नेक्स्ट पे आपको वुड्स रिएक्शन मिल रहा है इधर पे। सो वुड्स रिएक्शन पे हम लोग के पास क्या होगा उधर पे, देखिए आपको R क्या होगा पूछ रहे हैं, R क्या होगा पूछ रहे हैं। सो हम लोग को मालूम है वुड्स रिएक्शन पे ट्वाइस RX फिर Na इन ड्राई ईथर अगर हम लोग रिएक्ट करेंगे आपको उधर पे क्या मिलेगा, ड्राई ईथर पे रिएक्ट करने के बाद आपको उधर पे R मिलेगा प्लस ट्वाइस NaX मिलेगा। सो आपको इसको यूज़ करके इधर पे आपका स्ट्रक्चर को इधर पे बनाना था। सो मैं इस रिएक्शन को इधर पे लिख के रखा था। अगर आप ये ऑप्शन सी वाला देखेंगे, ऑप्शन सी पे आपके पास क्या था, दो CH3 CH3 ये तीन ग्रुप्स इधर पे हम लोग का अटैच था। सो CH3 हम लोग का इधर पे अटैच था और कार्बन के साथ एक X था, और फिर नेक्स्ट पे भी CH3 और इधर पे मैं अगर X लगा दूंगा इधर से हम लोग का ट्वाइस NaX मेरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और फिर आपका ये दोनों मेरा ग्रुप्स आके क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, बोन फॉर्म कर लेगा। सो आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा हम लोग का इधर पे, ऑप्शन सी CH3 वाला। नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या लिख के रखा है इधर पे, द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल विल बी। अगर आप मोनोनाइट्रेशन करेंगे मतलब आप एक NO2 को अटैच करना है कहाँ पे, 3 मिथाइल फिनोल पे। सो 3 मिथाइल फिनोल पे अगर हम लोग मोनोनाइट्रेशन करने के लिए जाएंगे आपको इधर पे थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस वाला बात भी आपको मालूम होना पड़ेगा। सो मुझे NO2 प्लस को अटैच करना है। सो NO2 प्लस जाके कहाँ पे अटैच होगा आप थोड़ा सा अगर सोचेंगे। सो NO2 हम लोग का इधर पे बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा। सो पैरा वाला प्रोडक्ट पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सो ये मेरा पैरा वाला प्रोडक्ट था इधर पे, ये वाला प्रोडक्ट तो हम लोग का फॉर्म होगा ही पैरा वाला प्रोडक्ट। सो ये पैरा वाला प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा, लेकिन हम लोग का ऑर्थो वाला प्रोडक्ट पे थोड़ा सा हम लोग को स्टेरिक हिंड्रेंस को थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है। सो अगर आप लोग देखेंगे इधर पे दो जगह पे हम लोग का ऑर्थो प्रोडक्ट बना के रखा हुआ है, दो जगह पे। एक तो इधर पे भी आपको ऑर्थो प्रोडक्ट बना के दिया था, ये वाला ऑर्थो प्रोडक्ट ही है क्योंकि OH इधर पे और सेकेंड कार्बन पे आपका इधर पे क्या है, NO2 है। नेक्स्ट अगर आप इधर पे भी जाएंगे इधर पे भी हम लोग का सेम ही है, इधर पे ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है क्योंकि इधर पे हम लोग का NO2 और जो OH है वो दोनों मेरा क्या है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे अटैच होके हैं। सो इन दोनों में मेरा कौन सा वाला इधर पे हम लोग का फॉर्म होगा। अगर आप लोग देखेंगे हम लोग के पास क्या होता है, जो
OH हम लोग का अगर NO2 को क्या करेंगे, इधर पे अटैच करने के लिए जाएंगे, NO2 इस साइड पे जाने के टाइम पे उसको क्या मिल सकता है, स्टेरिक रिपल्सन मिल सकता है, क्योंकि इधर पे ये दोनों साइड पे मेरे पास कुछ ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो OH और दूसरा NO2 है। लेकिन अगर CH3 था। नेक्स्ट अगर NO2 अगर इस साइड पे जाएगा, उसको इधर पे देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस हम लोग का मिलने का चांस बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हम लोग का ओपन है। सो इस पोजिशन पे जाके हम लोग का क्या होगा, NO2 जाके अटैच होगा। सो मेरा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट अगर फॉर्म होगा, इस कार्बन पे आपको क्या लगाना है, NO2 लगाना है। सो मेरा ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, ये तो ऑर्थो वाला था, ये तो ऑर्थो वाला था। नेक्स्ट ये मेरा कौन सा वाला होगा, पैरा वाला होगा। ये पैरा वाला था, हाँ मैं गलती बोल रहा हूँ, ये पैरा वाला था और आपके पास ये मेरा कौन सा वाला था, ऑर्थो वाला था। सो ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट हम लोग का फॉर्म होगा इधर पे। और ये वाला ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों फॉर्म नहीं हो, क्योंकि NO2 इधर से आने के टाइम पे उसको क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिपल्सन मिलेगा, रिपल्सन बहुत ज़्यादा मिलेगा। सो ऑप्शन ए मेरा इधर पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। सो क्वेश्चन नंबर 33, ए फिनाइल ethanol may be prepared by the reaction of Grignard reagent C6H5MgBr with, सो आपको बोल रहे हैं 1 फिनाइल इथानॉल। सो 1 फिनाइल इथानॉल और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर आप रिएक्ट करेंगे, 1 फिनाइल इथानॉल आपको मिलना है। 1 फिनाइल इथानॉल मतलब आपका 1 डिग्री क्या बनेगा उधर पे, 1 डिग्री आपका क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। सो 1 डिग्री एल्कोहल कब बनता था, जब हम लोग एल्डिहाइड लेते थे। सो आपको इधर पे डायरेक्ट एल्डिहाइड एक ही जगह पे लिखा हुआ है सी पे, और अगर आप मैकेनिज्म भी बना के देखेंगे, सो मैकेनिज्म में इधर पे लिख के रखा हूँ, आप लोग बाद में ऐसे पॉज करके आप देख सकते हैं। सो ये मैकेनिज्म था कैसे होता है, और लेकिन आपको ये सिंपली क्या करना है, इधर पे आपको लगाना है HCHO मेरा क्या होता है उधर पे 1 डिग्री एल्कोहल बना के देते हैं, विच इज़ 1 फिनाइल इथानॉल। सो इधर पे ऑप्शन मेरा सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 पे क्या लिखा हुआ है, 2 एमोंग द 3 कंपोनेंट्स ऑफ DNA आर, एक तो 2 डीऑक्सीराइबोस, ये शुगर हो गया, एंड ए नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस, और एक हम लोग का क्या होगा उधर पे बेस प्रेजेंट होगा, और साथ ही साथ थर्ड कंपोनेंट इस पूछ रहे हैं। सो थर्ड कंपोनेंट हम लोग का क्या होगा DNA में उधर पे फॉस्फोरिक एसिड। सो थर्ड कंपोनेंट इज योर फॉस्फोरिक एसिड। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच वन एमोंग द फॉलोइंग बेसेस इज यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन RNA। RNA में मेरा कौन सा वाला इधर पे बेस प्रेजेंट नहीं होता है। सो RNA पे यूरासिल नहीं होता है, ये बहुत बेसिक बायोलॉजी वाला क्वेश्चन है। सो इसको आपको मालूम है, यूरासिल नहीं होता है RNA के केस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पे क्या देख रखा है, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ CH3CO2O एसिटिक एनहाइड्रेट फॉर्म्स ग्लूकोज पेंटा एसिटेट व्हिच कॉन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ। आपको मालूम है ये अगर हम लोग एसिटाइलेशन वाला रिएक्शन था, और एसिटाइलेशन रिएक्शन पे हम लोग को OH ग्रुप प्रेजेंट होता है बोल के मालूम होता है। सो ऑप्शन सी हम लोग का इधर पे करेक्ट होगा। 5 OH ग्रुप्स होते हैं हम लोग के पास, वो कन्फर्म होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, टू इंक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक द बोटल इज सील अंडर। बोतल को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर पे सील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर पे, दिस इज हेनरीज लॉ। सो इधर पे हाई प्रेशर वाला होगा, इतना इजी क्वेश्चन दिया है। सो हाई प्रेशर हम लोग का उधर पे क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ए सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड A एंड B शोज निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, दिस इज बिकॉज। निगेटिव डेविएशन दिखाता है फ्रॉम राउल्स लॉ बोल रहे हैं वोलेटाइल लिक्विड A एंड B का। सो निगेटिव डेविएशन कब दिखाएगा, जब आपका जो सॉल्यूशन बनता है उस पर अट्रैक्टिव फोर्स अगर ज़्यादा होगा, उधर पे हम लोग का क्या होता है, निगेटिव डेविएशन दिखाता है। सो इधर पे ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट होगा। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस AA हम लोग का और BB जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स था, दिस विल बी योर लेस होगा कंपेयर टू योर सॉल्यूशन पे हम लोग का बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स हो जाता है। सो उधर पे नेगेटिव डेविएशन हम लोग को मिलता है। सो क्वेश्चन नंबर 38 मेरा क्या होगा, इधर पे ऑप्शन बी वाला सही होगा। सो 38 हो गया। नेक्स्ट 39 हम लोग देख लेते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ HCF6। सो HCF6 का हम लोग का रेगुलर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, HCFFFFF। सो इधर पे हम लोग का लोन पेयर्स नहीं है। सो ये कौन सा वाला स्ट्रक्चर हम लोग को देगा, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। सो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल वाला ऑप्शन बी मेरा इधर पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा H नॉट बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी के ऑर्डर अगर आपको पूछ रहे इधर पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कहाँ पे होगा। सो ये हम लोग का जहाँ पे बोन लेंथ स्मॉल होता है उसका बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई होता है। सो HCF का क्या होगा, हम लोग का बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होगा। सो ये ऑप्शन सी मेरा करेक्ट होगा 40 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर कंटेन पर ऑक्साइड लिंकेज।
सो पायर ऑक्साइड लिंकेज हम लोग का दो जगह पे मिलता है। सो पायर ऑक्साइड लिंकेज हम लोग को दो जगह पे मिलता है, एक तो H2SO5 पे मिलता है और दूसरा हम लोग का कहाँ पे मिलेगा, H2S2O8 पे मिलेगा, H2S2O8 पे। सो आपका ये ऑप्शन पे है कि नहीं देख लीजिए। H2SO4 है फर्स्ट ऑप्शन ए, बी पे है H2S2O7, ये ओलियम पे तो नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग का H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड पे भी हम लोग का नहीं होता है। सो ऑप्शन डी पे हम लोग का है H2S2O8। सो H2S2O8 पे कैसे हम लोग का पायरोक्साइड लिंकेज होता है मैं इधर पे दिखा के रखा हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, कौन सा रिएक्शन करेक्ट नहीं है पूछ रहे हैं। सो हम लोग के पास इधर पे देखिए, फ्लोरीन को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, हम लोग का फ्लोरीन का बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। सो क्या करेगा, वो वाटर को ऑक्सीडाइज करके O2 बना देगा, 4H+ 4F- और O2। ये हम लोग का NCERT पे ही है ये रिएक्शन। हाँ, सो मैं बोला था कि जो ग्रुप 17 का लाइन बाय लाइन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इधर पे ऑप्शन बी वाला हम लोग का इधर पे देखिए तो ये नहीं होता है। आयोडीन कभी भी वाटर के साथ हम लोग का रिएक्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको उधर पे लिख के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं NCERT पे। सो आयोडीन और वाटर के केस पे हम लोग का ये रिएक्शन नहीं होगा। आयोडीन हम लोग का वाटर को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, फ्लोरीन का ऑक्सीजन नेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है, वेरेज आयोडीन हम लोग का नहीं कर पाएगा। और अगर आप Cl2 और Br2 को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, आपको HCl हाइड्रोहेलाइड एसिड और हाइपोहेलाइड एसिड आपको मिलेगा, HOCl इधर पे और आपको इधर पे HOBr ना। सो क्वेश्चन 42 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एलाइलिक हैलाइड। ये तो बहुत हम लोग का सही, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो एलाइलिक हैलाइड मतलब हम लोग के पास क्या होगा, sp3 वाला कार्बन पे हम लोग के पास क्या होगा, उधर पे हेलोजन अटैच होकर रहेगा, हेलोजन। और आपके पास जो उसका जो नियरेस्ट जो कार्बन होगा उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। सो ये हम लोग का ऑप्शन कौन सा वाला होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पे हम लोग का क्या है, ये जो कार्बन था उसका हाइब्रिडेशन sp3, फिर उसका जो नियरेस्ट कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन कितना है, sp2। सो ऑप्शन डी इज योर एलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, which reagent will be required for one step conversion of benzene diazonium chloride to phenol। सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आपको अगर फिनॉल बनाना है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करने से ही हो गया, बहुत सिंपल है। सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, आपको फिनॉल मिलेगा, HCl और NO2 गैस रिलीज होता था। सो इधर पे ऑप्शन सी होगा। सो 44 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। सो 45 से 49 तक हम लोग का एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। अगर मैं ऑप्शन ए बोलूँगा, मतलब आपका उसका मतलब क्या है, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर आपका सही एक्सप्लेनेशन है हम लोग का जो एसर्शन का। सो नेक्स्ट बोथ ए एंड आर अगर हम लोग का ट्रू होगा, लेकिन आर मेरा अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा एसर्शन का, तब मैं बी बोलूँगा। अगर मैं ऑप्शन सी बोलूँगा, मतलब उसका मतलब क्या है, मेरा ए ट्रू है बट आर मेरा उधर पे क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर मैं उधर पे डी ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा, मतलब क्या है, ए मेरा फॉल्स है बट आर इज़ ट्रू। सो इधर पे देख लेते हैं एक एक करके। 45 पे क्या लिख के रखा है, एसर्शन पे बोल रहा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, ये तो है, एसर्शन वाला जो बात है वो तो सही है। नेक्स्ट रीजन वाला देख लेते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये गलत है, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा P/P0 इज इक्वल टू हम लोग का क्या होता है उधर पे XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ हम लोग का क्या होता है, सोल्यूट। और आपको इधर पे बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट के साथ वो डिपेंडेंट होता है। सो ये मेरा तो गलत है। सो ऑप्शन मेरा कौन सा वाला हम लोग सिलेक्ट करेंगे, इधर पे सी ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि सी पे बोल के रखा है ए मेरा ट्रू है और आर मेरा क्या है उधर पे फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए। एसर्शन वाला बात क्या लिखा हुआ है, जिंक ऑक्साइड ऑन हीटिंग टर्न्स येलो। हाँ, ये सही है, जिंक ऑक्साइड को अगर हम लोग हीट करते हैं तो फिर वो येलो बन जाते हैं। और येलो बनने का रीज़न क्या है आप लोग देख लीजिए। तो इधर पे रीज़न क्या लिख के रखा है, एक्सेस Zn2+ आयन मूव टू इंटरस्टिशियल साइड। हाँ, Zn2+ का साइज मेरा छोटा होता है तो वो मेरा इंटरस्टिशियल साइड पे जा सकता है, एंड द इलेक्ट्रॉन टू नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइड। और उस वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। जब आप जिंक ऑक्साइड को हीट करेंगे उस टाइम पे Zn2+ बनेगा। जिंक ऑक्साइड को अगर आप हीट करेंगे Zn2+ बनेगा प्लस हाफ O2 और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था। सो वो 2 इलेक्ट्रॉन मेरा क्या होगा, उधर पे ही प्रेजेंट होगा, लेटिस पे ही प्रेजेंट होगा, और आपका उधर पे ऑक्सीजन गैस उधर से उड़ के जाता था, और Zn2+ में इंटरस्टिशियल साइड पे रहेगा। सो मेरा एसर्शन और रीज़न दोनों सही है, और एसर्शन का मेरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है आर। सो मैं इधर पे ऑप्शन ए को क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। सो ऑप्शन ए होगा 46 के लिए। नेक्स्ट 47 के लिए एसर्शन बोल रहे हैं फ्लोरीन इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
और रीज़न बोल रहे हैं फ्लोरीन शोज एनोमेलस बिहेवियर। हाँ ये सही है, फ्लोरीन हम लोग का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और फ्लोरीन का ये एक एनोमेलस बिहेवियर भी है, क्योंकि बाकी सब नहीं दिखाते हैं, Cl2 Br2 I2 ये नहीं दिखाते। सो इसके लिए भी मैं ऑप्शन ए को ही सिलेक्ट करूँगा। करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या होगा उधर पे ए। एसर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन मेरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए। एसर्शन पे क्या लिख के रखा है, मोनोक्लिनिक सल्फर इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। हाँ ये सही है, मोनोक्लिनिक सल्फर हम लोग का रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होकर रहता है। फिर रीजन क्या लिख के रखा है, बोथ रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैव S8 मोलिकुल। हाँ रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों पे हम लोग का क्या होता है, 8 सल्फर का मोलिकुल्स एटॉम्स उधर पे अटैच होकर रहता है। और जो ए वाला है हम लोग का जो एसर्शन है उसको ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं, जो मैं इधर पे रीज़न दे के रखा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो इसलिए मैं ऑप्शन कौन सा वाला इधर पे सिलेक्ट करूँगा, बी वाला। सो 48 के लिए मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, बी। लास्ट में 49, रिएक्शन ऑफ CH3 CBr विथ CH3ONA, अगर हम लोग सोडियम मिथॉक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे, गिव्स मेजोरली 2 मिथाइल प्रोपीन। मिथाइल प्रोपीन कब बनेगा, आपके पास अगर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन होने के लिए आपको क्या चाहिए उधर पे, बेस चाहिए। और हम लोग का जो मिथॉक्साइड है, सोडियम मिथॉक्साइड है, वो मेरा बेस जैसे भी बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल जैसे भी बिहेव कर सकता है। सो इधर पे आपको बेस जैसे बिहेव कर रहा है बोल रहे हैं। सो रीजन इधर पे देख लीजिए, रीजन CH3ONA एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ ये दोनों मेरा सही है और रीजन मेरा क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। सो इधर पे आप ऑप्शन ए वाला करेंगे। फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को भी देख लेते हैं। इधर पे सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 50, मैच द फॉलोइंग। सो इधर पे आपको क्या क्या देख के रखा है, मेरा ये पहले से ही सोल्व करके रखा था। सो Cl2 मेरा क्या होता है उधर पे, ब्लीचिंग एजेंट होता है। फिर हीलियम मेरा क्या होता है, सोल्युबिलिटी उसका ब्लड में बहुत कम होता है हीलियम का। और फिर नाइट्रोजन मेरा इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे। और आपका इधर पे SO2 मेरा क्या होगा उधर पे, SO2 मेरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि फ्लोरीन मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो ये फ्लोरीन मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग इधर पे मैच नहीं कर सकते। सो ये फ्लोरीन मेरा रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं है, फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। वेयरएज SO2 मेरा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। सो मेरा इधर पे ऑप्शन कौन सा वाला होगा, ऑप्शन सी। 1 का C है, फिर 2 का D है, 3 का A, 5 का क्या होगा, B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजीज इज करेक्ट। हम लोग के पास देखे रखा है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन हम लोग को पॉजिटिव डेविएशन देता है बोल के, पॉजिटिव डेविएशन नहीं देता है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है फॉर्म होने के बाद, सो नेगेटिव डेविएशन। फिर इथानॉल और वाटर का हम लोग इधर पे लिख के रखा है नेगेटिव डेविएशन, ये भी गलत दे के रखा है, ये तो हम लोग का पॉजिटिव डेविएशन शो करता था। फिर नेक्स्ट पे आपको लिखा है पी, ये दोनों गलत है, दोनों गलत है आपका। देखिए तो इधर पे दोनों उल्टा कर दिया, ये तो मेरा राउल्स लॉ था और ये मेरा हेनरीज लॉ था। सो ये दोनों उल्टा करके दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, पी टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, पी टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। फिर पी टोटल इज ग्रेटर देन PA प्लस PB आइडियल सोल्यूशन के लिए, ये भी हम लोग का गलत है। पी टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB अगर होगा वो तो मेरा आइडियल सोल्यूशन होता था, इधर पे आपको नॉन आइडियल लिख के रखा है। और फिर अगर ग्रेटर देन अगर होगा वो मेरा नॉन आइडियल होता था, इधर पे आइडियल लिख के रखा है। लास्ट पे एक ही ऑप्शन बचा है, सो ये ऑप्शन ही होगा। इधर पे क्या लिखा है, पाई इज इक्वल टू CRT, ये मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, हम लोग को मालूम है। और फिर अगर एक्सटर्नल प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, उस टाइम पे हम लोग को रिवर्स ऑस्मोसिस दिखाई देता है। सो ये हम लोग का ऑप्शन ठीक है। सो पाई इज इक्वल टू CRT ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन पाई तब उसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। सो क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग के पास क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ए, फिर ऑर्थोक्रेसोल बी। सो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मतलब आपके पास क्या होगा, उधर पे आपके पास OH के साथ इधर पे NO2 अटैच होकर रहेगा, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। फिर हम लोग के पास ऑर्थोक्रेसोल पे क्या होगा, उधर पे OH के साथ उधर पे हम लोग के पास क्या अटैच होकर रहेगा, CH3। सो NO2 ग्रुप अगर अटैच होकर रहता था फिनॉल पे, उसका एसिडिटी हम लोग का फिनॉल से ज़्यादा होता था। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप CH3 अटैच होकर रहेगा, उसका हम लोग का एसिडिटी क्या होता था, कम होता था कंपेयर टू फिनॉल। सो इधर पे आपके पास क्या होगा, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होगा वो मेरा क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। सो ऑप्शन ए वाला ही इधर पे करेक्ट है, ए मोर एसिडिक देन फिनॉल, और बी हम लोग के पास क्या होगा, लेस एसिडिक देन फिनॉल। सो ऑप्शन मेरा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन, आपको इधर पे एक पैसेज देके रखा है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देके रखा है इधर पे हम लोग का सॉलिड स्टेट का। पढ़ लेते हैं एक बार, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो 53 से 55 तक। फर्स्ट पे, नो क्रिस्टल इज फाउंड टू
परफेक्ट एट रूम टेम्परेचर, कोई भी क्रिस्टल हम लोग का परफेक्ट नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे। दिस डिफेक्ट्स आर बेसिकली इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, हम लोग का इरेगुलरिटीज आते हैं उसको हम लोग डिफेक्ट बोलते हैं। दिस डिफेक्ट्स कैन बी स्टोइकोमेट्रिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक, एक स्टोइकोमेट्रिक होता है और एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का होता है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दे आर बेसिकली स्कॉटकी एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। फिर नेक्स्ट पे बोला है स्कॉटकी इज बेसिकली वैकेंसी डिफेक्ट वाइल फ्रेंकेल इज एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। हाँ ये भी सही है, स्कॉटकी हम लोग का वैकेंसी डिफेक्ट ही होता है और इंटरस्टिशियल हम लोग का फ्रेंकेल डिफेक्ट होता है। ड्यू टू नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट द फॉर्मूला ऑफ द आयोनिक कंपाउंड इज डिफरेंट, हम लोग का फॉर्मूला हम लोग जो एक्सपेक्ट करेंगे उससे वो मेरा क्या हो जाता था, डिफरेंट हो जाता था फ्रॉम द आइडियल फॉर्मूला। दिस डिफेक्ट्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मतलब आपको डिफेक्ट्स के बारे में इधर पे बोल के रखा था। फिर अभी क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय एजीसीएल। सो एजीसीएल कौन सा डिफेक्ट हम लोग का शो करेगा, एजीसीएल का सिल्वर का साइज हम लोग का बहुत छोटा होता है, क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा होता है, क्योंकि सिल्वर डी ब्लॉक का हम लोग का मेटल है। सो छोटा बड़ा होने से हम लोग का उधर पे क्या मिलेगा, कैटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज बड़ा होने से उस टाइम पे हम लोग को फ्रेंकेल डिफेक्ट मिलेगा। अगर इक्वल साइज होगा जैसे कि एल्कली हेलाइट फिर एल्केलाइन हेलाइट्स, हम लोग का वो क्या दिखाता था, वो हम लोग को स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाता था। तो फिर इधर पे ऑप्शन बी मेरा सही होगा, फ्रेंकेल डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स लोअर्स द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल बट डज नॉट इफेक्ट द स्टोइकोमेट्री। आपको बोले डेंसिटी तो कम होगा लेकिन स्टोइकोमेट्री मेरा चेंज नहीं होगा, मतलब स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट ही होगा। तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट दो था, एक तो स्कॉटकी और एक था फ्रेंकेल। सो हम लोग के पास इधर पे स्कॉटकी डिफेक्ट होगा, क्योंकि स्कॉटकी पे हम लोग का क्या होता था, उधर पे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन गायब होता था, उसके कारण उसका डेंसिटी मेरा डिक्रीज होगा। लेकिन उधर पे हम लोग का फॉर्मूला रिमेन सेम, आपका उधर पे स्टोइकोमेट्रिक रेशियो सेम होकर रहेगा। लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 55, एक्सेस ऑफ पोटेशियम मेक्स केसीएल क्रिस्टल वायोलेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। सो आपको मालूम है जब भी कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपको क्या ढूंढना है, एप सेंटर ढूंढना है। सो इधर पे ऑप्शन मेरा सी है, एप सेंटर डिफेक्ट। सो एप सेंटर डिफेक्ट को हम लोग को इधर पे टिक करना पड़ेगा। तो फिर आज हम लोग बहुत जल्दी किया कि इधर पे जो 55 क्वेश्चन था, मैं ज़्यादा लंबा नहीं किया हूँ, वीडियो को जल्दी ख़त्म करने के लिए कोशिश किया ताकि आपको जल्दी उसको सॉल्व कर सकें या फिर आप क्रॉस चेक कर सकें। सो बहुत ही इजी था, कहीं पे हम लोग का कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको एनसीईआरटी का लाइन्स पढ़ना था उधर पे पी ब्लॉक के लिए, बाकी सब मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन ही था। सो ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।